हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी और यहां हम बात कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की, जो कि क्लास 6 का एक चैप्टर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लाइन्स क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, रेस क्या होती हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है एंगल्स, लाइन्स के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब हम एंगल्स की बात करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी किताब में मुझे एक सवाल मिला है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, ताकि आपको भी लाइन्स और रेस और लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वो सवाल उतार लिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स एप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये लाइंस पढ़नी है और इन लाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या फिगर बनता है, क्या फोटो इसका बनता है, वो हमें यहाँ पर बनाना है। क्या डायग्राम बनता है वो हमें यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहली लाइन है ओपी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इसके ऊपर सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपी के ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है। ये सिंबल लाइन को शो करता है कि ओपी जो है वो एक लाइन है। जो यहाँ पर लिखा है लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। हमें इसका एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर है लाइन ओपी और लाइन ओ क्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ एरोज है, मतलब लाइन्स, मतलब ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो हम इसी तरह इसे बनाते हैं। ये है हमारा पॉइंट ओ और ये है, रुकिए थोड़ा छोटा बनाते हैं। यहाँ पर है हमारा एक पॉइंट पी, और यहाँ पर है हमारा पॉइंट ओ। इसमें लिखा है लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू। तो एक लाइन तो हमने यहाँ पर ओ पॉइंट से बना ली है, ओपी, जो आपको दिख रही है। अब दूसरी लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। हमें दूसरी लाइन ओ क्यू इस तरह बनानी है जो यहाँ पर ओ पर इस लाइन से मिले। तो हम इसके ऊपर तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टली तो नहीं बना सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो दोनों लाइन्स दिखेंगी नहीं। इसलिए हम दूसरी लाइन, ये हमारा जो ओ पॉइंट है, यहाँ से इसको इस तरह पास करेंगे। ये हमारा ओ पॉइंट है और ये हमारा पी पॉइंट है, और ओ से ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है एक पॉइंट क्यू। तो ये हमारी लाइन है ओ पी, जो कि दोनों तरफ, मैंने इधर भी एरो लगाया हुआ है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, ओ पी और ओ क्यू, जो यहाँ नीचे भी एक्सटेंडेड है और ऊपर भी है। तो ये दोनों लाइंस हैं क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ। ओ पॉइंट पर ये दोनों लाइंस जो है वो मिल रही हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट है एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर जब लाइन थी तो लाइन में दोनों तरफ एरोस थे। एक्स वाई हमारे पास लिखा हुआ है और एक्स वाई में एक ही तरफ एरो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है? तो ना तो ये लाइन है
क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं हो रही तो लाइन तो नहीं कह सकते, लाइन सेगमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो दिख रहा है पर एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये आगे जा रही है। तो तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो रे। याद कीजिए रे क्या होता है। रे होता है कि यहाँ पर कोई एक सोर्स है, मतलब कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आगे की तरफ हमारी लाइन एक्सटेंड होती है, जिसको हम नाम दे देते रे। तो एक्स वाई के ऊपर जो साइन है वो रे को इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स बाय रे एंड पी क्यू लाइन, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। पी क्यू लाइन, पी क्यू के ऊपर ये वाला साइन बना हुआ है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है। एक्स बाय एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। अब हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे। तो एक्स बाय तो हमारी एक रे है और पी क्यू हमारी एक लाइन है। तो ये हमारी एक्स बाय रे है और पी क्यू लाइन हमें बनानी है इंटरसेक्ट एट एम। अब एम पॉइंट हम मान लेते हैं कि इसी रे पर एक पॉइंट होगा एम। इसी रे पर क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है कि एक्स वाई जो रे है वो पी क्यू लाइन को इंटरसेक्ट यानी पी क्यू लाइन को कट करती है। जैसे इसमें ओ पी और ओ क्यू एक दूसरे को कट करी थी, वैसे वो यहाँ पर इस लाइन को कट करती है। इसलिए हमें ये जो एम पॉइंट है वो एक्स बाय रे पर ही लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये एम पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से हम एक लाइन बना रहे हैं जो कि है पी क्यू। क्योंकि एक्स वाई एक रे है तो मैंने इसके एक्स पॉइंट को इनिशियल पॉइंट माना है। अब पहली बात कि मैंने एक्स को ही यहाँ पर क्यों लिखा, मैं यहाँ पर वाई यहाँ पर एक्स भी लिख सकता था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लाइन एक्स वाई दी हुई है, यहाँ पर रे एक्स वाई दी हुई है, वाई एक्स। अगर यहाँ पर हम इनिशियल पॉइंट वाई लेते तो हम इसे रे वाई एक्स लिखते, पर क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, अगर वाई एक्स होता तो इधर वाई होता और इधर एक्स होता। अगर ये वाई है ये एक्स है तो हम इसे वाई एक्स रे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई रे लिखा हुआ है। तो जो पहला लेटर है वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर वाई होगा। और दूसरी बात, क्या हम इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं कि हमने पी क्यू लाइन तो ये बना दी और इसको हमने यहाँ से गुजार दिया, इसे एक्स कह दिया, इसे वाई कह दिया। क्या हम इसे पॉइंट एम भी कह सकते हैं। क्या हम इस फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने एक्स वाई ऊपर से नीचे कर दी और लाइन जो है पी क्यू इधर एक्सटेंड कर दी। तो इसका जवाब ये है कि हम ये फिगर नहीं बना सकते। हालांकि ये सही तो है कि एक्स वाई रे पी क्यू लाइन को एम पे इंटरसेक्ट कर रही है, पर हम इसको इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, रे की एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, उसने रे की यहाँ पर हमें डायरेक्शन दे रखी है। रे इस साइड में जा रही है, रे हमारी राइट साइड में ट्रेवल कर रही है, तो हमें रे को राइट साइड में ही ट्रेवल करवाना पड़ेगा। वैसे तो रे का सिंबल यही होता है, पर अगर ये रे वर्टिकली बनानी हो तो वो हमें क्वेश्चन में लिख के देगा कि ड्रॉ वर्टिकल रे। फिर हम किसी भी तरफ उसका पॉइंट कर सकते हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर, वो क्वेश्चन में जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि ये वर्टिकल है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है और उसकी डायरेक्शन इस साइड में है, राइट साइड में है, इसीलिए ये वाला फिगर ही हम बनाएंगे, ये वाला नहीं बना सकते। अब तीसरा पॉइंट है लाइन एल। लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन दे रखी है उसने कि एल, तो लाइन हमने बना दी
एल, इस लाइन का नाम है एल। कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ। कंटेन्स का मतलब क्या होता है? कंटेन्स का मतलब होता है कि उसके अंदर है। तो पॉइंट्स ई एंड एफ मतलब इस लाइन के अंदर, मतलब इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, ई एंड एफ। लाइन का नाम है एल। एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट डी, बट नॉट डी। मतलब कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ मतलब ई और एफ तो लाइन पर है, बट नॉट डी, लेकिन डी नहीं है। तो डी लाइन पर नहीं है, मतलब डी कहीं भी बाहर है, इस लाइन पर लोकेट नहीं करता। तो हमने पास में एक पॉइंट बना दिया डी। तो ये हमारा इसके जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ये फिगर हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, अब तक क्योंकि 3 सवाल आप समझ चुके हैं तो चौथा तो आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट पी लाइज ऑन ए लाइन ए बी। यहाँ पर लाइन का सिंबल है, लाइन ए बी पर पॉइंट पी है। तो बस हमने बना दी लाइन ए बी और पी लाइज ऑन। लाइज ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर है। कंटेन्स और लाइज का एक ही मतलब है, पॉइंट पी ए बी पर है। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। इसी तरह से जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप उनके रफ फिगर्स इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ो, ये ऊपर के सिंबल्स बहुत ध्यान से देखिएगा। जो डबल एरो वाला सिंबल है वो लाइन का होगा, जो एक सिंगल साइड पे एरो जा रहा है वो रे का होगा। और इसमें भी वैसे सिंबल तो रे का यही आएगा। अगर रे की डायरेक्शन चेंज हुई, जैसे रे अगर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, तो वो लिखेगा रे एक्स वाई मूविंग इन दिस डायरेक्शन। वो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। और लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा आता है कि ए बी यहाँ पर है एंड इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ लाइन, मतलब सपोज जैसे ये है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो मैंने यहाँ के दोनों एरोज मिटा दिए। अब यहाँ पर ना इस तरफ एरो है ना इस तरफ एरो है। लाइन का सिंबल होता है कि वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, तो दोनों तरफ हम एरोज लिखते हैं। अब ना तो इधर एरो है ना इधर एरो है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे? क्या है ये? मतलब इसका यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि इधर एरो नहीं है तो एक्सटेंड नहीं होगी। यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट होगा, क्योंकि इधर भी एरो नहीं है। तो दो इनिशियल पॉइंट्स को जोड़ के क्या बनता है? तो इसका जवाब है ना तो ये लाइन है ना ये रे है, ये है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से हम एरोस हटा देंगे और इसको पॉइंट बना देंगे। दो पॉइंट्स हो गए ए और बी, और ए और बी हो गया एक लाइन सेगमेंट जिसकी कुछ लेंथ होगी, और इस लाइन सेगमेंट पर होगा पॉइंट पी। अगर दोनों तरफ एरोज है मतलब लाइन है, और अगर दोनों तरफ एरोज नहीं है तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ये एक लाइन सेगमेंट होगा। और अगर एक तरफ एरो है इसका मतलब है कि वो एक रे है जो किसी डायरेक्शन में जा रही है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एंगल्स।
तो हमारा अगला टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? तो सबसे पहले हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, और लाइंस से भी पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो तो क्या था, वो था पॉइंट। हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था जो कि किसी भी सरफेस पे एक लोकेशन को बताता है। इसी पॉइंट से हम अब इस एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं। हम इस तरफ लाइन खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं, ऊपर खींच सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में हम लाइंस खींच सकते हैं। तो इसी तरह सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है एंड हमने इससे 2 लाइंस खींची है। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट मतलब कितनी ही सारी लाइंस खींच सकते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता इतनी लाइंस। तो हम फिलहाल 2 लाइंस खींचे हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन मैंने ये खींच दी। हम इसे कहते हैं लाइन 1 और ये है हमारी लाइन 2। तो जो हमारी लाइन 1 है वो तो आप देख रहे हो कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, और जो लाइन 2 है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है, पूरा ऊपर नहीं जा रही है। मतलब ये एक तरह से अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये हमारा डायरेक्शन ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, तिरछी जा रही है। आसान भाषा में कहूँ तो तिरछी जा रही है। ये सीधी लाइन है, ये तिरछी जा रही है, ये थोड़ी सी टर्न हो रही है। तो लाइन 1 से ये लाइन 2 कितनी टर्न हुई? ये जो टर्न है, इस टर्न को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस टर्न को हमें सिंबल से बता रहे हैं। यहाँ पर ये टर्न बता रहे हैं, इसी टर्न को, इसी 2 लाइंस के बीच में ये जो टर्न शो हो रहा है, इसी टर्न को हम क्या कहेंगे, एंगल। दो लाइन्स एक दूसरे से कितना टर्न हो गई है। जैसे सपोज अब ये लाइन है, ये लाइन हमारी वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हो रही है, तो इस टर्न को भी हम क्या बोलेंगे, एंगल। अब एंगल को हम इस तरह से शो करेंगे, 2 लाइंस के बीच का टर्न। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन से कितना टर्न हुई है वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एंगल का। सिंपल से डेफिनेशन यही है, एंगल इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लाइन 2 विद रेस्पेक्ट टू लाइन 1। लाइन 1 से लाइन 2 किस पोजीशन पे आ रही है, कितने टर्न पर आ रही है। जनरली हम जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारी 2 लाइन्स हैं दोनों इसी पॉइंट से निकल रही हैं। आप देख रहे हो, अगर ये हो कि 2 लाइन्स ऐसे जा रही हैं तो इन 2 लाइन्स के बीच में एंगल बनेगा नहीं है। एंगल बनने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों लाइन्स आपस में एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो। दोनों लाइन्स अगर अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो एंगल कभी भी बनेगा नहीं। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो 2 लाइन्स हैं, इन लाइन्स को हम जो शब्द यूज़ करते हैं इनके लिए, वो कहते हैं आर्म्स, ARMS, आर्म्स। ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है। और जो पॉइंट, इनका जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है जहाँ से ये शुरू हो रही है, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स, VERTEX। अगर किसी को राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो हम इसे कहते हैं वर्टेक्स।
अब हम बात करते हैं कि ये जो दो लाइन्स हमने खींची थी, ये जो एंगल है हम इसे मेजर कैसे करेंगे, ये एंगल कितना है, ये टर्न कितना है, वो हम कैसे बताएंगे। तो वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें अगर किसी लाइन की लेंथ बतानी हो तो हम लेंथ की को उसकी यूनिट में बताते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में। वैसे ही एंगल की भी एक यूनिट होती है, एंगल की यूनिट होती है डिग्री। डिग्री, और इस डिग्री को जैसे सपोज अगर यहाँ पर मैं इसको एक नंबर से बताऊं कि ये 45 टर्न है, 45 डिग्री इसका टर्न है, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 55 डिग्री, मतलब यूनिट हम जो यूज़ करेंगे एंगल को बताने के लिए वो होगी डिग्री। और डिग्री को हम किस सिंबल से शो करते हैं, जैसे मेरा 45 लिखा हुआ है तो डिग्री के लिए हम यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, ये है डिग्री का सिंबल 45 डिग्री। इसी तरह और भी होते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर ये आगे जाता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऐसे आगे जाता है। अच्छा, अब आप सभी में से बहुत से बच्चों के पास वो ज्योमेट्री बॉक्स भी होगा जो आजकल बाज़ार में मिलते हैं, जिसमें कंपास और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैथमेटिकल टूल्स आते हैं जिससे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। कंपास आता है, डिवाइडर आता है, स्केल आता है, उसी में एक छोटा सा आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर, या तो आप नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको उसकी फ़ोटो बना देता हूँ, आप देख के पहचान जाएंगे। इस तरह का यहाँ पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। आप कभी उस इंस्ट्रूमेंट को, जिसके पास भी ज्योमेट्री बॉक्स है, उसको खोल के देखना, उस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर कुछ लाइंस बनी होंगी इस तरह। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन होती है, जो एकदम इनिशियल लाइन होती है, यहाँ पर लिखा होता है 0 डिग्री। यहाँ बीच वाली लाइन पर लिखा होगा 90 डिग्री, और इस लाइन पर लिखा होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमें मेजर करके देता है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज तक। यहाँ बीच में और भी कई सारे डिविजन्स होते हैं जहाँ पे 0 से 90 डिग्रीज के बीच के जो नंबर्स हैं वो लिखे रहते हैं, बीच के जो मेजर्स हैं वो लिखे रहते हैं। तो ये प्रोट्रैक्टर आपको आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, जिसका यूज़ करके आप कोई भी दो लाइन्स, जैसे हमें अगर क्वेश्चन आया है कि दो लाइन्स हमें बनानी है ए बी और सी डी, जिसके ए बी और ए सी मान लीजिए बनानी है, जिसके बीच में कुछ भी एंगल है, जैसे 45 है, तो हम आराम से इस डिवाइस का यूज़ करके यहाँ पर आपको मिलेगा 45 डिग्री का मेजर, जिससे आप यूज़ करके एंगल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अगर एक बार उसको देखेंगे इस प्रोट्रैक्टर को, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि एंगल्स किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स बता रखी हैं। ये जो लाइन होती है अपनी एकदम हॉरिजॉन्टल, वो 0 डिग्री पे मानी जाती है, और यहाँ पर और लाइन्स होती हैं। जो पहली लाइन होती है 1 डिग्री पे, वो इससे बहुत हल्के से टर्न पे होगी, इससे आप एंगल्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप उसे एक बार देखिए।
अब बात करते हैं ये एंगल, सपोज कीजिए ये दो लाइन्स हैं ए बी और ए सी। अब ये दोनों लाइन्स हैं ए पे ज्वाइन हो रही है, एक्चुअल में लाइन नहीं है, रेज है, रे ए बी है और ए सी है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बीच में, जो हम नहीं जानते कितने का है, लेकिन इस एंगल को अगर हमें नाम देना है तो हम क्या नाम देंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो उसने आपको एक फिगर दे दिया और आपको इस फिगर का नाम बताना है कि ये कौन सा एंगल है, तो इस एंगल का नाम हम लिखेंगे सी ए बी। अब मैंने सी ए बी ही क्यों लिखा, ए बी सी क्यों नहीं लिखा, बी ए सी क्यों नहीं लिखा? जवाब यह है कि बी ए सी, इसको हम बी ए सी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर चाहें कि हम इसको ए बी सी लिखें तो हम ए बी सी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल का नाम रखने की कंडीशन यही है कि सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये दोनों होती हैं आर्म्स, तो सबसे पहले हमें दोनों आर्म्स के पॉइंट्स को सबसे पहले, मतलब किसी भी एक आर्म के पॉइंट को सबसे पहले हमें लिखना होता है, या तो हम सी को लिखेंगे या तो बी को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। फिर उसके बाद बीच वाला जो लेटर है, बीच वाला लेटर हमेशा पॉइंट करेगा आपकी वर्टेक्स में। बीच वाला लेटर हमेशा वर्टेक्स को पॉइंट करेगा। एंगल सी ए बी, जैसे कि मैंने लिखा है सी ए बी, तो यहाँ पर है सी, यहाँ पर है बी जो कि दूसरा आर्म है अपना, और बीच में देखिए बीच में आ रहा है वर्टेक्स। तो सबसे पहले हमें किसी भी आर्म का सिंबल लिखना है, जैसे सी लिखा या फिर बी लिखा, बीच में हमें लिखना होगा हमेशा वर्टेक्स जो कि है ए, और जो दूसरी आर्म है उसके लेटर को हम बाद में लिखेंगे। और एंगल को शो करने के लिए, जैसे कि हम लाइन को शो करते थे ए बी इस तरह से दोनों तरफ एरोस लगा के, उसी तरह इस एंगल को शो करने के लिए हम यही सिंबल बनाएंगे, मतलब कि ये वाला एंगल को, किसी भी एंगल को शो करने के लिए। अगर सपोज ये एंगल है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, आपको केवल ये वाली शेप नहीं बनानी है। एंगल का जो साइन है वो हमेशा ऐसे ही होता है, एक तिरछी लाइन एक सीधी लाइन, हमेशा एंगल का साइन यही होगा। अगर सपोज कीजिए आपको ये दे रखा है तो आप ये नहीं लिखेंगे एंगल ए बी सी, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है, हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यही साइन यूज करेंगे, एक लाइन तिरछी एक लाइन सीधी। हमेशा एंगल को इसी सिंबल से हम डिनोट करते हैं। और जैसे कि हमने इसका नाम लिखा एंगल सी ए बी या बी ए सी, वो तो आप समझिएगा कैसे लिखा, लेकिन इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए। अब एंगल ए ही क्यों लिखा, बी सी कहाँ गए? तो या तो हम पूरी लाइंस को डिनोट करें, और अगर हम नहीं करना चाहते तो हम केवल और केवल इस वर्टेक्स को, जिस पे ये एंगल बन रहा है ना, जहाँ से जिस पॉइंट से ये लाइन टर्न हो रही है, सिर्फ उस पॉइंट को एंगल का नाम दे सकते हैं, सिर्फ उस वर्टेक्स को एंगल ए। मतलब इस एंगल सी ए बी को हम एंगल ए भी बोल सकते हैं। ए क्यों लिखा, क्योंकि ए इसकी वर्टेक्स है। अगर वर्टेक्स पे बी होता तो हम इसको एंगल बी कहते। अब आपकी बुक में इससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन मिला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है
जिससे आप इस कॉन्सेप्ट में एक और नई चीज़ समझेंगे। उसमें जो मैं वो आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको आपकी फिगर इट आउट नाम से जो एक्सरसाइज आती है उसमें आपको मिलेगा। उसमें एक फिगर यहाँ पर दे रखा है। ये फिगर उसने दे रखा है और उसने बोला है कि क्या ये जो, और उसमें क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन लिखने के लिए मैं इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई एंगल सी पी बी, ये देखिए सी फिर वर्टेक्स पी, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। ये पूरा, ये दोनों लाइंस पी बी और पी सी जो टर्न हो रही है, इन दोनों के बीच का टर्न, एंगल सी पी बी, पी वर्टेक्स है वो बीच में आया। वाई एंगल सी पी बी कैन नॉट be written as angle P. Explain why angle CPB cannot be written as angle P. मतलब हम एंगल CPB को एंगल P क्यों नहीं लिख सकते। अब आप सोचेंगे कि सर आप गलत क्यों कह रहे हो। आपने पहले बोला कि अगर हम ऐसा कोई एंगल बनाते हैं ABC, तो हम इसे एंगल CAB को एंगल AB लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वाई कैन नॉट बी, क्यों नहीं कह सकते इसको हम एंगल P, इस पूरे एंगल को हम एंगल P क्यों नहीं कह सकते। मतलब ये बात तो सही होगी कि CPB को हम एंगल P नहीं कह सकते, लेकिन ये भी सही है कि अगर CAB है, बीच में वर्टेक्स है, हम उसे एंगल A बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। बहुत से इसे एक गलत क्वेश्चन बता सकते हैं कि किताब में गलत दे रखा है, मिसप्रिंट हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें हम एंगल CPB को एंगल P नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीज़न ये है कि इस P से यहाँ पर एक लाइन क्रॉस कर रही है PA, जो इस पूरे एंगल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल CPA, और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल APB। अब आप ज़रा सोचिए, अगर हम इस एंगल को, ये एंगल दिख रहा है आपको CPA, और ये एंगल है APB, ये एंगल दिख रहा है, ये आधा है, ये आधा इन दोनों लाइंस के बीच का है, और ये एंगल, ये टर्न इन दोनों लाइंस के बीच का है। अब क्योंकि हमने एंगल CAB को, यहाँ पे वर्टेक्स A थी, एंगल A लिखा, लेकिन अगर हम इस एंगल CPB को एंगल CPB, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है एंगल, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है P है, तो हम इसको एंगल P लिख सकते थे अगर ये लाइन नहीं होती। पर क्योंकि ये लाइन है जो कि दो एंगल बना रही है, दो एंगल बना रही है, एंगल CPA। अब मुझे बताइए CPA, अगर CAB में वर्टेक्स A है, हमने उसको एंगल A लिखा, तो CPA में वर्टेक्स क्या होगी CPA। कॉमन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, वर्टेक्स P आ रही है, तो हम इसको भी एंगल P लिखते हैं। और वैसे APB कॉमन पॉइंट यहाँ यहीं आ रहा है, इसका भी APB,
बीच में वर्टेक्स पी आ रही है, इसको भी एंगल पी लिखते। तो ये भी एंगल पी, ये भी एंगल पी, ये भी एंगल पी। हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो अगर हम सभी को एंगल पी नाम दे देंगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस एंगल की बात हो रही है। इसीलिए इस सिचुएशन में हम सी पी बी को एंगल पी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका भी एंगल पी बन रहा है और ये वाला एंगल भी एंगल पी बन रहा है। हम नॉर्मली एंगल सी पी बी ही शो करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, फिगर दिखे, तो आप ये एंगल सी पी बी को पी लिखने से पहले ये सोच लेना कि कोई और एंगल ऐसा तो नहीं बन रहा है जो एंगल पी बन रहा हो, जो इसी वर्टेक्स से एंगल बन रहा हो। अगर सपोज वो इस सवाल में कहता कि ये जो लाइन है पी है, ये जो रे है, वो इन दोनों रेस को बाई से आधा आधा डिवाइड कर रही है, मतलब कि ये पूरा एंगल अगर मैं पी मान के चलूँ कि सी पी बी पी है, अगर वो बोलता है कि ये आधा एंगल है यानी कि पी डिवाइड बाई 2, ये पी का हाफ एंगल है, ये पी का हाफ एंगल है, अगर वो क्वेश्चन में ये लिखता तो हम इस पूरे एंगल को फिर भी एंगल पी लिख सकते थे और इन तीनों को एंगल पी बाई 2 और एंगल पी बाई 2 लिख सकते थे। पर क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये कितना है, ये उसका हाफ है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी सवाल में नहीं दे रखा, इसीलिए हम एंगल सी पी बी को एंगल पी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्वेश्चन में हम इसे एंगल सी पी बी लिखकर ही सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने एंगल्स के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। ये एंगल्स की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अगली क्लास में मैं एंगल्स के टाइप्स और भी कई सारी चीज़ें, दो एंगल्स को कंपेयर करना वगैरह कई सारी चीज़ें बताऊंगा। आज के लिए मैं वीडियो में को बस यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से या इसके पिछले वाला वीडियो जो मैंने पहले डाला था उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको पर्सनल रिप्लाईज के थ्रू आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे या फिर मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को भी सॉल्व कर दूँगा, जिसका भी डाउट आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो नमस्कार।